जय हिंद बच्चों। आज हम देखेंगे एक नए टॉपिक को, साझेदारी का पुनर्गठन। जैसे इसका नाम हो रहा है आपको वैसे इसका मीनिंग भी समझ में आ रहा होगा कि अभी तक हम पढ़ रहे थे साझेदारी व्यवसाय का गठन। आपने पढ़ा था साझेदारी व्यवसाय की शुरुआत 1932 अधिनियम, भारतीय साझेदारी अधिनियम अप्लाई हो रहा है, धारा 4 है। फिर आपने संलेख को देखा, कुछ आपने बेसिक प्रिंसिपल्स को पढ़ा, उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को जाना। अब हम आगे आ रहे हैं कि साझेदारी व्यवसाय तो है लेकिन उसको पुनर्गठित कर दिया गया है। उसे हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो बच्चों, इससे रिलेटेड जो थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उनको अपन अभी एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान से आप समझिएगा। साझेदारी का पुनर्गठन, पूर्व से ही साझेदारी व्यवसाय संचालित है, उसमें हम किसी तरह का कोई परिवर्तन चाह रहे हैं, किसी नए व्यक्ति को शामिल करना चाह रहे हैं, या जो पहले से हमारी साझेदारी थी उसमें से कोई व्यक्ति बाहर जा रहा है तो हमारी साझेदारी फिर से गठित होगी। इसे हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के नाम से जानते हैं। ये तो थ्योरेटिकल होता है, लेकिन न्यूमेरिकल का इसका काफ़ी इफेक्ट पड़ता है कि किस तरह से आपको लेखांकन व्यवहारों को वहाँ पर करना पड़ेगा। तो बच्चों, कुछ कंडीशंस हैं कि ये कब कब उपस्थित होती है या कैसी कैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करती हैं। तो साझेदारी पुनर्गठन की जब दशाएं होती हैं तो उसमें सबसे पहली दशा तो ये है कि भाई हम लाभालाभ में परिवर्तन करें। जो हमने आपको पहले क्लास में पढ़ाया था कि जो साझेदारी है वो संलेख के अनुसार पहले से निश्चित कर चुके होते हैं कि हमें समान अनुपात में काम करना है या 3:2:1 के अनुपात में काम करना है। अब हम उसमें परिवर्तन करना चाह रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहली तो शर्त यही होगी, आप इसको फटाफट नोट कर लें कि लाभालाभ अनुपात में परिवर्तन की दशा एक पहली परिस्थिति का नाम होता है। दूसरा होता है कि किसी नए साझेदार का प्रवेश हो जाए। प्रवेश कैसे हो जाए कि आपके ए और बी पार्टनर पहले से फॉर्म में हैं और हमें किसी और कैपिटल या अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता है, व्यवसाय को बढ़ाने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में हमने एक सी पार्टनर को एडमिट कर लिया तो यहाँ पर एक नई कंडीशन हो जाती है, नए साझेदार का प्रवेश। अब जिस ढंग से हम प्रवेश पर बात कर रहे हैं बच्चों, तो ठीक इसी ढंग से हम निवृत्ति पर भी बात कर सकते हैं, मृत्यु पर भी बात कर सकते हैं कि हमारे यहाँ से फॉर्म से पार्टनर जा रहा है। मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर हैं और बी का रिटायरमेंट हो रहा है, तो फिर हमारी फॉर्म का जो लेखांकन व्यवहार होगा वो पूरी तरह से परिवर्तित होगा। जहाँ एक और 3 व्यक्ति साझेदारी लाभ में अपना हिस्सा रखते थे, अब एक के चले जाने से जो 2 बच रहे हैं उनका पूर्ण अधिकार इस पर हो जाता है। इन्हीं शर्तों को आधार लेकर अब हम सबसे पहली स्थिति को पढ़ रहे हैं जो आपके प्रश्न में बहुत महत्व रखता है कि नए लाभालाभ में परिवर्तन किस ढंग से होगा और उसकी गणना कैसे की जाएगी। तो बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से एक एक कंडीशन को आपको समझना है और इसके न्यूमेरिकल को करते रहना है। देखिए, अब हम पहला ले रहे हैं लाभालाभ में परिवर्तन। अब ये जो लाभालाभ में परिवर्तन है तो इसको 2 कंडीशन में आप पढ़ सकते हैं। इसको अपन अनुपात भी बोल सकते हैं, अनुपात में परिवर्तन। देखिए कितना साधारण सा उदाहरण। देखिए यहाँ पर ए और बी 2 पार्टनर हैं और यहाँ पर जब तीसरा पार्टनर एंटर हो रहा है सी, तो इनका यदि अनुपात 2:1 है और फिर इनको शामिल करने के बाद हमारी फॉर्म में कुछ और परिवर्तन होगा, क्योंकि हमें उनका हिस्सा भी तो देना ज़रूरी होगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? तो जो पुराने, अब देखो नए शब्द आ रहे हैं यहाँ पर। अभी तक हम क्या बोल रहे थे, ए और बी पार्टनर हैं। जैसे ही नया पार्टनर हमारी फॉर्म में आया, हमने तुरंत इनको पुराना बोल दिया, यानी ओल्ड पार्टनर्स कौन हो गए, ए और बी, और सी इज न्यू पार्टनर हियर। सी कौन है यहाँ पर? एक नया साझेदार है जो अपने हिस्से की मांग रख रहा है आपके बीच में। तो यहाँ पर ये जब अपने हिस्से में से कुछ देते हैं तो बच्चों इसे त्याग करना कहते हैं, और त्याग को यहाँ इंग्लिश में नाम देते हैं सैक्रिफाइस। देखो आपने एक नई चीज सीख ली यहाँ पर।
एक बार मैं फिर से दोहरा रही हूँ, ए और बी आपके पार्टनरशिप फॉर्म को चला रहे हैं। उसी दौरान उन्हें अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता हुई और उन्होंने एक ऐसे नए अपने व्यक्ति को शामिल कर लिया जिसका नाम सी है, साझेदार के रूप में। जैसे सी हमारी फॉर्म में शामिल होता है तो वो अपने लाभालाभ का अधिकारी हो जाता है। लाभालाभ यानी लाभ या हानि जो भी फॉर्म में होगी उसका पूर्ण अधिकार होगा। तो ये अधिकार कब होगा? जब हमारे पुराने साझेदार अपना हिस्से में से कुछ उसको त्याग के रूप में देंगे। और त्याग को हम यहाँ क्या कह रहे हैं? सेक्रीफाइस करना। तो जब सेक्रीफाइस करने की बात आती है तो ये कंडीशन होती है किसी नए साझेदार के प्रवेश होने के समय। अब हम इसको विपरीत उसमें देखते हैं। यदि हमारी फॉर्म में 3:2:1 के 3 पार्टनर हैं जो पहले से फॉर्म चला रहे हैं और इसी दौरान हमारे बी साझेदार फॉर्म से चला जाता है, किसी अन्य व्यापार में चला जाता है, फॉर्म को छोड़ देता है, फर्म से निवृत्त हो जाता है, उसका स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण फॉर्म को ड्रॉप कर देता है, बहुत सारे रीजंस होते हैं, अपन आगे पढ़ेंगे अभी। तो यहाँ से बी पार्टनर चला जाता है। तो ये जो आपको शेयर दिख रहा है ना 3:2:1 में, तो बी के 2 हिस्से दिख रहे हैं बच्चों। यदि हम अनुपात में बात करें तो 3:2:1 है, लेकिन जब हम इसको फ्रैक्शन में बात करते हैं ना तो इसको हम बोलते हैं 2/6। क्या बोलेंगे? 2/6। ये तो आपने सबने सीखा होगा 3/6, 1/6। ये जो टोटल होता है ना ये हमारा डिनोमिनेटर हो जाता है। तो देखिए अब ये जो 2/6 है ये ए ले लेगा और इसको सी भी लेगा। अब जब ये लेगा ना तो त्याग के ठीक विपरीत हो गया। इसे हम कहते हैं लाभ प्राप्ति करना। इंग्लिश में क्या टर्म पढ़ते हो? गेन करना। तो यहाँ 2 नए शब्द आ गए अब आपके पास, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको प्रश्न आता है कि जस्ट यू विल राइट डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो अब आपको पता चल गया त्याग क्या होता है। नए साझेदार के प्रवेश के समय जब पुराने साझेदारों द्वारा अपने हिस्से का त्याग करना होता है उसे हम त्याग अनुपात के नाम से जानते हैं या देते हैं। ठीक इसके विपरीत किसी साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु की दशा में या फर्म से छोड़ने की दशा में किसी साझेदार के हिस्से को जब शेष साझेदार, अभी हमने नया नाम दे दिया रिमेनिंग पार्टनर्स, या तो बच्चों रिमेनिंग बोलो यहाँ या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स बोलो, तो वो उनके हिस्से को लेते हैं। और जब लेते हैं तो उसे हम गेनिंग करना कहते हैं। तो यहाँ 2 रेशोज आ गए, सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग। सैक्रिफाइसिंग से लाभ में हमारे क्या होती है? कमी आ जाती है। और गेनिंग से लाभ में क्या होती है? वृद्धि होती। किसके लाभ की बात कर रहे हैं हम? साझेदारों की जो फॉर्म में पहले से काम कर रहे हैं। अब बस इसको आधार लेकर हमको सारे रेशोज की गणना करना समझना है कि कौन सी ऐसी दशाएं होंगी जब हम इनकी अलग अलग ढंग से गणना कर सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो हम पढ़ रहे हैं कि यदि फॉर्म में हमारे पास 2 पार्टनर हैं और उनका कोई एक निर्दिष्ट अनुपात है, निश्चित अनुपात है, और उसको वो कह रहे हैं भाई कोई आ जाए हमें नहीं मतलब, हम उसको चेंज नहीं करेंगे, हमारा कांस्टेंट ही प्रॉफिट रहेगा। तो ये पहला केस है बच्चों, पहली दशा। अब इसको हम करते हैं न्यूमेरिकल के फॉर्म में। तो आप सबसे पहले तो नोट कर लें, किसी नए साझेदार के आने पर यदि पुराने साझेदार अपने अनुपात में किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना करना चाहें, इसे हम एक वर्ड में जानते हैं, आपकी किताब में दिया होगा यथावत रखना चाहें, मतलब किसी तरह का कोई परिवर्तन ना हो। अब एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम यहाँ, चलिए इसी को ले लेते हैं। ए और बी हैं 2:1 के रेशो में एंड सी जो आ रहा है वो आ रहा है 1/4 के रेशो में। मतलब 1/4 वो कह रहा है कि हमें आपकी फॉर्म में हिस्सा चाहिए। भाई जब पार्टनर आएगा तो अपने साथ पूंजी लाएगा, अपना हिस्सा मांगेगा, अपने काम को किस ढंग से करना है वो बताएगा। तो वो शेयर कह रहा है कि आपकी फॉर्म में काम करने पर, मुझे एंटर होने पर 1/4 आपकी फॉर्म का हिस्सा चाहिए। और पुराने पार्टनर क्या कह रहे हैं कि हम कोई चेंज नहीं करेंगे। अब देखो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम, ये जो 1/4 है ना बच्चों, ये हम इस ढंग से मान सकते हैं, ये पूरी फॉर्म है और ये फर्म का टोटल प्रॉफिट है। और इस प्रॉफिट में
ये जो आपको डार्क एंड दिख रहा है ना, ये हिस्सा किसका है? सी का है। क्लियर दिख रहा है आपको? इस आधार पर आपने एक सर्किल बना लिया, एक रोटी बना ली, उसका चौथा हिस्सा कौन ले रहा है? सी। लेकिन ये जो बचे 3 हिस्से हैं ना, इस पर किसके राइट्स है? हमारे ए और बी पार्टनर के राइट्स हैं। और वो कह रहे हैं हम कोई बदलेंगे नहीं, हमारे 2 थे, हमारे 2 रहना चाहिए। बी कहता हमारा 1 हिस्सा था तो 1 रहना चाहिए। अब हम 2 और 1 को कैसे बांटेंगे? तो सबसे पहले तो हम फर्म का प्रॉफिट मान लेते हैं। देखो हम यहाँ क्या लिख रहे हैं बेटा? लेट द फर्म्स प्रॉफिट मान लेते हैं। प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना है? 1 यूनिट। ये कौन सी दशा है? ये प्रथम वो दशा है जब पुराने साझेदार अपने लाभ को यथावत रखना चाहें। ये याद रखिएगा आप सभी। तो ऐसी स्थिति में हम फर्म का कुल लाभ 1 इकाई मान लेते हैं और सबसे पहले तो हम उस पार्टनर को दे देते हैं जो पार्टनर आ रहा है। कौन आ रहा है? सी आ रहा है। तो सी का प्रॉफिट है, सीज प्रॉफिट ऑफ द फर्म 1/4। ये वो कह रहा है, शर्त दे रहा था 1/4 की। अब हम यह मानते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट, ऑफ द फर्म क्या होगा बच्चों? जो हमने 1 इकाई माना है ना, उसमें से हम सबसे पहले तो सी को दे देंगे 1/4 का। और जब जैसे ही 1/4 दिया हमने, तो हमारे पास देखो फर्म के पास कितना बचा बेटा? 3/4। अब देखो ये तो आपने फ्रैक्शन में निकाला, हमने आपको इधर सिंबॉलिक बता दिया था कि 1/4 इनको दिया तो ये 3 हिस्से बच रहा है, 1, 2 और 3। और टोटल आपके चूंकि 4 थे तो फ्रैक्शन के हिसाब से 4 आना चाहिए। वही आपने इधर न्यूमेरिकल के पॉइंट से कर लिया कि 3/4 जो रिमेनिंग है, अब इसमें किस किस के अधिकार हैं? ए और बी का अधिकार है। ये ए का राइट है और ये बी का है। ये दोनों लेंगे, लेकिन बच्चों किस रेशो में लेंगे? जो ऑलरेडी उनका दिया गया है, 2:1। देखिए अब हम इसको यहाँ ऊपर कर रहे हैं। 2:1 रेशो किस ढंग से करोगे बेटा? जब हम ऑफ बोलते हैं 3/4 का 2/3, तो का मतलब इधर मल्टीप्लिकेशन करके आप ए का निकाल लेंगे और बी का। तो देखिए बच्चों अब आगे क्या लिख रहे हैं आप? Therefore A's न्यू शेयर। ये आपको ना ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है और न्यूमेरिकल जो 2 नंबर के आते हैं ना बच्चों, उसमें भी पूछ लेते हैं किस तरह के अनुपातों की गणना करना। तो आपको ये पूरा सीक्वेंस आना चाहिए कि आप किस ढंग से स्टेप बाय स्टेप उसको अप्लाई करते हैं। नए पार्टनर का शेयर पहले फर्म के प्रॉफिट में से देंगे, जो रिमेनिंग होगा, रिमेन में अब हमारे ओल्ड पार्टनर्स जो हैं उनका शेयर किस ढंग से आप कंट्रीब्यूट करेंगे। तो हम लिखते हैं एज न्यू शेयर। कितना रिमेनिंग है? 3/4। और ए और बी के यहाँ पर आप टॉप पे लिख लेते हैं कितना? तो ऑलरेडी 2:1। तो 3/4 का 2/3 यानी 6/12। अब देखो बच्चों ये आपने ए का नया निकाला है, ध्यान से समझिएगा इसको। और अब इसी तरह से हम किसका निकालेंगे बेटा? बी का नया शेयर। 3/4 × 1/3। यदि आप इसको प्रैक्टिकली समझें तो आप इसी ढंग से समझ सकते हैं कि हमारा जो बचा हुआ हिस्सा है उस पर हमारे अधिकार कैसे होंगे। हम 2 दोस्त हैं, 2 बहन हैं, 2 भाई हैं, तो हमारे जो फ्रैक्शन पहले से निर्धारित है समान है तो आधा आधा हो जाएगा। असमान अनुपात दिया है तो आप कुछ इस ढंग से उसको निकालेंगे। 2/3 एंड 1/3 किया तो 3/12 आया। देखो ये आ गया बी का, ये है ए का और सी का ऑलरेडी आपके पास दिया था 1/4। देखो हमको स्टेप कैसे अप्लाई करनी पड़ती है। यहाँ डिनोमिनेटर 12 है तो इसको भी क्या करेंगे बच्चों? इक्वल करेंगे। और इक्वल करने के लिए हम अगला स्टेप क्या लिख सकते हैं? Therefore A, B and C's न्यू शेयर।
देखिए प्रश्न तो आप लोग बहुत आसानी से कर लेंगे, लेकिन जो स्टेटमेंट्स होते हैं उन स्टेटमेंट्स को लिखकर ही आपको करना पड़ेगा। जिस ढंग से हम लिख रहे हैं सीज प्रॉफिट, रिमेनिंग शेयर, ए शेयर, बी इज न्यू शेयर, नाउ ए बी एंड सी शेयर व्हाट वुड बी, क्या होगा, तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। 1/6/12, 3/12 एंड लास्ट वन विल बी ऑलरेडी यू हैव गिवन, आपके पास दिया था 1/4। इसको हमें चेंज करना है, डिनोमिनेटर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन वी विल राइट 6/12, 3/12 एंड 3/12, ये हमने लिख लिया। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, देन एट लास्ट हम क्या लिखेंगे, a is to b is to c equals to 6 is to 3 is to 3। अब आप इसको इन शॉर्ट फॉर्म भी कर सकते हैं। ये आपके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर्स आ गया इंक्लूडिंग सी। और इन शॉर्ट जब आप इसको करेंगे तो क्या कर सकते हैं, 2:1:1। देखो बच्चों एक नई चीज आपको दिख रही होगी, ये जो इन शॉर्ट है, संक्षिप्त फॉर्म लिखा है, ये वही कंडीशन आ गई जो आपको उसने शर्त में रखी थी। वो क्या कह रहे थे कि ए और बी का ये कहना था, सी भले हमारी पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर हो रहा है, वो अपने हिस्से की रिक्वायरमेंट कर रहा है, बट हमारा जो ऑलरेडी शेयर था उसमें हम किसी तरह का कोई चेंज नहीं करेंगे, इट मीन्स कांस्टेंट रहेगा। आप एट लास्ट देख पा रहे हैं जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो ऑलरेडी 2:1:1 है, मतलब ए और बी का 2:1 है। तो ये आपकी पहली कंडीशन होती है बच्चों। इसी तरह से हम इक्वल रेशो और अनइक्वल रेशो में आगे सम करेंगे, और ये आपकी पहली दशा है। इस तरह के आपको न्यूमेरिकल को करना है। थैंक यू।